हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास +2 के चैप्टर नंबर 1। इस पूरे चैप्टर की आज हम रिवीजन करने वाले हैं बिकॉज डेट शीट आपके पास पहुंच गई है। तो अब चैप्टर वाइज रिवीजन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में डिलीटेड रिवाइज सिलेबस क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। टाइप ऑफ रिलेशंस, बाकी सारा पोर्शन इसके अंदर से हटा दिया गया है। तो अब बचा क्या है, वो है टाइप ऑफ रिलेशंस। रिफ्लेक्सिव कौन सा होता है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और टोटली इक्वलिस्ट रिलेशन। फंक्शंस में से सिर्फ क्या रह गया आपके पास, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शंस। बाकी किसी और फंक्शंस के बारे में बात नहीं होने वाली है। सो फर्स्ट जो चैप्टर है आपका, ये बहुत छोटा कर दिया गया है, वेरी स्मॉल, एंड अब आपके लिए काफी इजी होगी ये चीज। आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, ये दोनों मिलाकर के आपके पास आएंगे 8 मार्क्स के। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, एंड सेकंड इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अभी पहले फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, टाइप ऑफ रिलेशंस के। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिलेशन क्या चीज है। अभी तक हमारे माइंड में अगर ये पिक्चर क्लियर नहीं है तो आज प्लीज ट्राई टू मेक दिस पिक्चर क्लियर इन योर माइंड। व्हाट इज अ रिलेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेशन इज अ सेट। ये पता होना चाहिए, रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए और एक सेट है आपके पास बी। इस सेट में एलिमेंट्स हैं ए बी सी और यहां पर एलिमेंट्स हैं सपोज 1 2 एंड 3 एंड सम रिलेशन, कोई एक लाइन, कोई एक सेंटेंस, कोई एक इक्वेशन, किसी भी तरीके से इन दोनों सेट्स को अगर कंबाइन करती है और आर रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। किस तरीके से, कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं उसके अंदर, a, 1, a, 2, a, 3, b, 1, b, 2, b, 3, c, 1, c, 3, c, 2, ये कुछ भी एलिमेंट्स, और कोई जरूरी नहीं कि ये सारे एलिमेंट्स हो, कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं थोड़े। जो यहां से अगर हम देखें तो ये सारे हमने ज्वाइन कर लिए, A1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, B1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3। इट इज नॉट कंपल्सरी कि ये सभी हो सकता है ये ना हो इसके अंदर, ये ना हो इसके अंदर, ये ना हो इसके अंदर। सो इट डजंट मैटर, स्टिल इट विल रिमेन अ रिलेशन। एक संबंध बन गया है इन दो सेट्स के बीच में। इंग्लिश के हिसाब से रिलेशन और मैथमेटिक्स के हिसाब से रिलेशन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दो सेट्स का रिलेशन आपस में। तो यहां पर उनके एलिमेंट्स के साथ ही रिलेट करेंगे हम एक दूसरे को। तो ये जो इक्वेशन डिफाइन की गई कि इसकी वैल्यू पुट करो और इसकी वैल्यू आए, इसको हम रिलेशन बोलते हैं। कई बार ये किसी वर्ड के तौर पे हो सकती है, ये किसी बार इक्वेशन के तौर पे हो सकती है, बट एट द एंड जो सेट बनेगा उस सेट को हम रिलेशन कहेंगे, ना कि उस सेंटेंस या उस इक्वेशन को। दैट इज द कनेक्टर। दोनों सेट्स को कनेक्ट करने वाली चीज है वो, और जो पूरा ये सेट बनेगा, दिस विल बी कॉल्ड एज रिलेशन। रिलेशन समझने के बाद बात आ जाती है हमारे पास जो ये टाइप्स है रिलेशन के। इसके अंदर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ये कंफ्यूज कर देते हैं कि रिफ्लेक्सिव कौन सा है, सिमेट्रिक कौन सा है। ट्रांजिटिव तकरीबन हमें याद रहता है बिकॉज ये थोड़ा सा नाम से भी डिफरेंट सा है, ट्रांजिटिव। तो आपको मैं थोड़ा सा तरीका बताने की कोशिश करूंगा, हो सकता है कि वो आपको याद रह जाए, या यू कैन फ्रेम योर ओन मेथड। आप अपना भी कोई ना कोई तरीका माइंड में सेटल कर सकते हैं। मान लीजिए एक सेट है ए आपके पास, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं आपके पास ए बी सी, और एक सेट बी है आपके पास, इसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3।
सो अगर मैं रिलेशन की बात करूं कि भाई ए से बी तक रिलेशन, इस केस में कभी भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए A1 से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे चाहिए A, यानी इस की टर्म इसी के साथ आए। रिफ्लेक्शन से आप इसको याद रख सकते हैं भाई, जिस चीज की आई एम लुकिंग इनटू द मिरर, सो द मिरर विल रिफ्लेक्ट मी ओनली, किसी और को रिफ्लेक्ट करके नहीं दिखा देगा। वो ये नहीं दिखा सकता है कि भाई मेरी जगह कोई और व्यक्ति खड़ा है मिरर के पीछे। सो द मिरर विल रिफ्लेक्ट मी। तो सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ अगर ऑर्डर्ड पेयर है देन इट इज रिफ्लेक्सिव। तो आपको याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव के केस में ये रिलेशन ए के साथ भी हो सकता है, ए बी के साथ भी, बट इन सच अ केस रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो दोनों सेट्स हैं उनके अंदर एलिमेंट्स एक ही टाइप के होने चाहिए। तो मान लीजिए सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। तो ये सेट रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब 1,1 और 2,2 इस रिलेशन में हो। इसके अलावा अगर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2,3 भी है, 1,3 भी है, बट ये दोनों होने जरूरी हैं। जो सेट ए है हमारा, उस सेट ए के लिए देखते हैं, ए होने कंपल्सरी है रिफ्लेक्सिव के लिए। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो याद रख लीजिएगा रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्सिव, कि भाई जिस चीज को हम मिरर में देखें वही आपको वापस नजर आ जाए। तो सिमेट्रिक के अंदर कहता है इफ एक ऐसा एलिमेंट बिलोंग कर जाए रिलेशन को, अगर ये रिलेशन को बिलोंग करता है तो B, A शुड ऑल्सो बिलोंग टू, ये अगर रिलेशन को बिलोंग करता है। अगर आपके पास कहीं 1,3 है उस रिलेशन के सेट में, तो फॉर श्योर 3,1 भी होना चाहिए, तभी उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। थर्ड इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब है अगर इफ एक एलिमेंट है A, B और दूसरा एलिमेंट है B, C, ये दो एलिमेंट अगर बिलोंग करते हैं, जो इसका एंड है वो इसका बिगिनर हो, तो और फिर अगर A, C भी बिलोंग कर जाए तो ये कैसा रिलेशन होगा? ट्रांजिटिव। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ये तीनों अगर कोई रिलेशन है तो उस रिलेशन का स्पेशल नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। अगर इन तीनों में से कोई एक भी नहीं है, मान लीजिए वो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो वो इक्विवेलेंस नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। सो मैं ये रिलेशन वाला जो कंसेप्ट है आपको एक या दो एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूं। तो लेट्स हैव द एग्जाम्पल्स सो दैट ये जो कंसेप्ट है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट्स हैव वन एग्जाम्पल। क्या कहता है क्वेश्चन? इफ R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशंस, R1 और R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन हैं ऑन अ सेट A, एक सेट के ऊपर, यानी फिर इसका मतलब जो R1 और R2 के एलिमेंट्स हैं दे आर ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट A टू सेट A। दोनों ही जो सेट है वो A से A के साथ ही, यानी हर एक चीज का रिलेशन अपने साथ ही निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो आपको शो करना है कि R1 और R2 की इंटरसेक्शन लेकर के, ऑटोमेटिकली आपको मालूम है +1 में आपने सेट्स किया हुआ है कि अगर इन दोनों किन्हीं दो सेट्स की अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो भी एक सेट ही होता है। तो R1 इंटरसेक्शन R2 को भी आप प्रूव करें, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन को देखते ही 90% स्टूडेंट्स को ये मालूम होता है कि मुझे ये आता है, बट
उनको प्रॉब्लम आती है सर हाउ टू राइट इट, इसको लिखते हुए हमसे कई बार गलतियां हो जाती हैं। सो प्लीज थोड़ा सा इसको देखिएगा। अगर कहीं आपको फिर भी अगर लगता है कि आपको ये बात नहीं याद रहती है, नहीं समझ में आती है, सो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर अभी भी देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस कंसेप्ट के साथ आपको और दोबारा से एक नेक्स्ट या सेपरेट वीडियो बना करके हाउ टू राइट इसके बारे में बात करें। तो अभी देखिएगा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उन्होंने मुझे बताया R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन अ सेट A, तो मुझे शो करना है दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको अच्छे से ये तो याद है कि किसी भी सेट को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए वी नीड टू प्रूव थ्री थिंग्स। वन इज दैट दिस सेट इज रिफ्लेक्सिव, दिस सेट इज सिमेट्रिक एंड दिस सेट इज ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमें प्रूव करना है दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज अ रिफ्लेक्सिव। आप डायरेक्टली यहीं से शुरू कर सकते हैं कि ये मुझे प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव। A, बिलोंग करता है R1 को एंड A, बिलोंग करता है R2 को एज R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशंस। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो पक्की बात है दे मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, वो दोनों रिफ्लेक्सिव होंगे। अब देखिए ये एलिमेंट R1 को भी बिलोंग करता है, यही एलिमेंट R2 को भी बिलोंग करता है। इट इंप्लाइज ये एलिमेंट कॉमन है दोनों में, तो कॉमन है तो इसका मतलब इनकी इंटरसेक्शन को बिलोंग करता होगा। अब ये पहला पार्ट, इट इंप्लाइज R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। इट इंप्लाइज R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। बताइए इसमें कोई खास बात लिखने की, कोई बड़ी भारी बात नहीं लिखने की। आप इससे पहले अगर थोड़ा सा इसको और एक्स्ट्रा फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं वी नो दैट टू प्रूव एनी ऑफ द सेट्स टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन दैट रिलेशन मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। सो लेट अस प्रूव दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नहीं भी लिखते हैं तब भी काम चल जाता है, कोई खास बात नहीं है। फिर सेकेंड पार्ट आपको प्रूव करना है दैट इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं। लेट A, B बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2। आपको याद होगा सिमेट्रिक के लिए क्या, अगर ये एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग करता है तो आपको प्रूव करना है B, A भी बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 को। अब अगर A, B बिलोंग कर गया R1 इंटरसेक्शन R2 को तो इट इंप्लाइज A, B बिलोंग करता है R1 को फॉर श्योर, क्योंकि अगर किसी चीज के इंटरसेक्शन में है तो, एंड A, B बिलोंग करता है R2 को भी। लेकिन R1 और R2 हमें गिवन है दैट दे आर इक्विवेलेंस रिलेशंस। सो B, A belongs to R1 and B, A belongs to R2 because रीजन क्या देंगे, because R1 and R2 are equivalence relations। सेम आपको रीजन देना है। तो अगर ये B, A R1 को बिलोंग करता है और B, A R2 को भी, तो इट इंप्लाइज B, A बिलोंग कर गया R1 इंटरसेक्शन R2। सो R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। तो दो चीजें हमने प्रूव कर ली। तो अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। नंबर 3, ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए आपको मालूम है कि अगर A, B और B, C बिलोंग करते हो किसी सेट को तो A, C भी बिलोंग करना चाहिए। तो थर्ड पार्ट इसका ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी ये बिलोंग करते हैं R1 इंटरसेक्शन R2। हमें यहां पे सिर्फ प्रूव करके क्या दिखाना, दैट ए कॉमा सी बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2। अब अगर ए बी और बी सी बिलोंग करते हैं R1 इंटरसेक्शन R2 को, तो इसका मतलब ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग करके R1 को, और ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करके R2 को। भाई जो चीज R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो पक्की बात है वो R1 में भी है और R2 में भी है। अब अगर ये दो सेट इसको बिलोंग करते हैं तो फॉर श्योर ए कॉमा सी बिलोंग करके R1 को, बिकॉज R1 इज ट्रांजिटिव, एंड ए कॉमा सी बिलोंग करके R2 को, बिकॉज R2 इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। ये R1 को भी बिलोंग करता है, R2 को भी बिलोंग करता है। इसका मतलब ए कॉमा सी बिलोंग कर गया R1 इंटरसेक्शन R2 को। R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर ए बी और BC थे, तो उसमें AC भी है, तो इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 इज, इट इंप्लाइज R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। अब ये तीनों लिखने के बाद R1 intersection R2 is reflexive, symmetric as well as transitive. So R1 intersection R2 is a equivalence relation. तो एक मैं और एग्जांपल लेना चाह रहा हूं इसी के साथ आपको। कई बार स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि सर अगर पहले से ही हमारा जो सेट है वो ऑर्डर्ड पेयर्स में हो, जिसके साथ मुझे रिलेशन निकालना, और दूसरा सेट भी, अगर दोनों सेट ऑर्डर्ड पेयर में हो तो उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे। सो लेट्स हैव वन एग्जांपल रिलेटेड टू दैट आल्सो। ओके, लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। लेट n denote the set of all natural numbers and r with the relation on n cross n। तो आपको मालूम है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स यानी इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे दे विल ऑलवेज बी एज ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ऑर्डर्ड पेयर्स की तरीके से इसके एलिमेंट्स होंगे डिफाइंड बाय, अब देखिए जो भी एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। कहता है अगर ये दो एलिमेंट रिलेशन में हैं तो वो इसके इक्वल होगा। अगर ये चीज बराबर है तो वो दोनों एलिमेंट इंप्लाइज ऑन बोथ साइड्स। Show that R is an equivalence relation on n cross n। So solution start करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको मालूम है कि किसी भी सेट को अगर इक्विवेलेंस, किसी भी रिलेशन को अगर इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है तो वी नीड टू प्रूव दैट इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। तो वी नो दैट if we need to prove that R is equivalence relation, so we need to show that R is reflexive, symmetric as well as transitive। ओके, अब फर्स्ट पार्ट हम पहली चीज क्या प्रूव करने वाले हैं इसमें, रिफ्लेक्सिव शो करने वाले हैं हम आपको। अब रिफ्लेक्सिव के अंदर मतलब था कि दोनों एलिमेंट्स सेम आर को बिलोंग करते हैं, यानी वी नीड टू शो टू प्रूव ए कॉमा बी आर ए कॉमा बी, ऐसा होना चाहिए। यानी ये दोनों एलिमेंट इसको आर के अंदर होने चाहिए। तो नाउ लेट्स चेक इट आउट कि क्या ऐसा है। भाई अगर मैं ये दोनों ये चीज बराबर आ जाए तो ये होगा। अब बाय डेफिनेशन ए बी आर, ए बी को चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी इसकी, लेफ्ट हैंड साइड इस चीज के लिए
ध्यान से देखिए, ये है a इंटू डी, यानी फर्स्ट इज मल्टीप्लाइड विद द लास्ट, फर्स्ट इज मल्टीप्लाइड विद द लास्ट, यानी ए बी। b प्लस सी, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड विल बी BC, यानी इसका लास्ट और इसका फर्स्ट मल्टीप्लाई, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट मल्टीप्लाई, BA, A प्लस D, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट मल्टीप्लाई, इसका ऐड, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट ऐड। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड। आर द इक्वल? यस, because the multiplication is commutative as well as the addition is commutative. Left hand side is equal to the right hand side as multiplication and addition is commutative in नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स की एडिशन और मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। आई होप समझ में आई बात, बिल्कुल क्लैरिटी से मैंने आपको अलग से बता दिया इसको करके। दूसरा पार्ट, अब मुझे प्रूव करना है इसको सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर क्या है, अगर सिंगल सिंगल एलिमेंट की बात करते हो तो अगर ए बी बिलोंग करता है तो बी ए बिलोंग करे। अब यहां पर ए भी एक ऑर्डर्ड पेयर है और बी भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो सेकेंड पार्ट दैट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो हमें यहां पे दिखाना है, अगर ए बी, इफ ए बी आर बी सी देन बी सी आर ए बी। टू प्रूव, ये प्रूव करना है, टू प्रूव, यानी ये रिलेशन में है। अगर ये रिलेशन में है तो ये भी रिलेशन में होना चाहिए। तो लेट्स चेक इट। अगर ये रिलेशन में है तो इट इंप्लाइज, ये देखिए अगर ये रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या है, ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी होगा। अब अगर इसकी बात करें, यहां पे है a इंटू ए बी, सॉरी सी डी, दैट इज मिस्टेक, ए बी सी डी एंड दिस इज सॉरी सी डी। नाउ ए डी यानी फर्स्ट मल्टीप्लाइड विद लास्ट और सेकंड विद फर्स्ट एडिशन में है, तो फर्स्ट मल्टीप्लाइड विद लास्ट सी बी, सी बी। भाई बीसी और सी बी एक ही बात है, और डी प्लस ए, डी प्लस ए और ए प्लस डी एक ही बात है। शुड बी इक्वल टू डी ए सी प्लस बी। अब बी प्लस सी और सी प्लस बी, इसका मतलब ये और ये इक्वल है, बिकॉज ये और ये फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 द इक्वेशन 2 is justified। भाई इक्वेशन 1 से इक्वेशन नंबर 2 जस्टिफाइड है, इसका मतलब ये बिलोंग कर गया C कॉमा D कॉमा A कॉमा B बिलोंग कर गया R को, ठीक है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया। अगर किसी को यहां पर कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा से इस बात को देखिए, ये बराबर है, मुझे प्रूव करना था। आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। अगर आपको यहां पे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहां से लेफ्ट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड दिस इंटू दिस, सी इंटू बी डी प्लस ए, और राइट हैंड साइड क्या होगी, डी ए इंटू सी प्लस बी। अब यहां से BC और CB एक ही बात है, A प्लस डी और D प्लस ए एक ही बात है, AD और D एक ही बात है, B प्लस C और C प्लस B एक ही बात है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये। तो आप
कंफ्यूज नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको बिल्कुल थोड़ा सा और ओपन करके लिख लीजिए जैसे आपको समझ में आता है। अगर आप इसको टेंशन लेकर के करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी कि ये तो मुझसे गलत हो जाएगा। नहीं होगा भाई, आपको कम से कम भी 4-5 बार एग्जाम से पहले इसको लिख करके खुद अपने हाथ से देखना है, तो आपकी ये प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड इज ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में आपको मालूम है क्या प्रूव करना होता है। अगर दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं, जैसे यहां पर क्या होगा, इफ ए बी आर सी डी एंड सी डी आर ई एफ, ये बिलोंग करते हैं, तो हमें प्रूव करना है ए कॉमा बी आर ई एफ। इफ दिस देन, टू प्रूव क्या करना है, ए बी आर ई एफ, ये प्रूव करना है हमें। क्लियर है, ये गिवन है। अब अगर ये गिवन है तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग यहां से हुआ ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी, और यहां से सी डी आर ई एफ क्या होगा, देखिए ध्यान से, फर्स्ट लास्ट के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट लास्ट के साथ मल्टीप्लाई डी प्लस ई इज इक्वल टू सेकेंड फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई और सी प्लस एफ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। क्लियर। अब मैंने क्या किया था, बी प्लस सी, बी सी को इधर लिया था, एडी को इधर, बी प्लस सी बाय बी सी, ए प्लस डी बाय एडी, पक्की बात है क्योंकि दोनों दिस इज इक्वेशन, तो मैं इसको जो मल्टीप्लीकेशन उसको डिवीजन में ले जा सकते हैं। एंड सिमिलरली आई कैन डू इट हियर बाय डीई सी प्लस एफ बाय सी एफ। If I divide b by bc, I'll get 1 by c plus 1 by b, 1 by d plus 1 by a, and from here I'll get 1 by e plus 1 by d is equal to 1 by f plus 1 by c. So अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड कर दूं, दो इक्वेशंस हैं, तो then also it will remain equal। तो हमने क्या किया, 1 by c plus 1 by b plus 1 by e plus 1 by d is equal to 1 by d plus 1 by a plus 1 by f plus 1 by c। अब देखिए 1 by c से 1 by c कैंसल्ड, 1 by d से 1 by d कैंसल्ड, तो यहां आपके पास आ गया 1 by b plus 1 by e, 1 by a plus 1 by f। I hope it is clear। देखिए ध्यान से, तो अगर मैं यहां पर अब एलसीएम ले लेता हूं तो ये आ गया मेरे पास e प्लस बी बाय बीई इज इक्वल टू f प्लस a बाय ए एफ, और ए एफ इंटू ई प्लस बी इज इक्वल टू बीई इंटू एफ प्लस ए। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट इंटू लास्ट b plus e, second into first be, a plus f, so a b r e f, it means it is transitive also। The relation r is reflexive, symmetric as well as transitive, so r is an equivalence relation। I hope relation is clear in your mind now। So now let's talk about the functions। अब बात करेंगे हम functions की। सबसे पहली बात तो we must know what is a function। होता ही क्या है फंक्शन भाई, तो एक तो चीज अपने माइंड में अच्छे से याद रखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, आपको याद रहेगी कि भाई हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन हर फंक्शन एक रिलेशन होता है। तो अब यहां से ये तो क्लियर हो गया कि जो फंक्शन है वो भी एक सेट है एक तरीके से, क्योंकि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। तो फिर क्या डिफरेंस है भाई, जब रिलेशन चल रहा था तो एक और अगला स्टेप फंक्शन, जब आप कह रहे हो सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते, तो कोई तो अंतर होगा उसमें। तो दो अंतर है टोटल, टू डिफरेंसेस। नंबर 1, पहला डिफरेंस, every element
of domain should have image। क्या ये तो लैंग्वेज नहीं समझ में, समझाते हैं आपको। सपोज एक फंक्शन है a से b, तो यहां पे ये है a, यहां पे ये है b, और ये फंक्शन इन दोनों को कनेक्ट करता है a और b को। तो जो ये सेट a है, इस सेट का नाम है डोमेन। मतलब कोई कंफ्यूजन वाली कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है। सेट b है, इसका नाम है कोडोमेन। ठीक है, इस डोमेन का नाम है सेट ऑफ प्री इमेजेस। प्री इमेजेस इसका दूसरा नाम है, इसका नाम है सेट ऑफ इमेजेस। रेंज भी कहलाता है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमेशा सबसेट है कोडोमेन का। डोमेन सेट ऑफ, अब ये कह रहा है कि कहता अगर इसमें मान लीजिए 3 एलिमेंट हैं सपोज, तो इन तीनों एलिमेंट की इमेज, यानी ये तीनों एलिमेंट का आंसर, दूसरे शब्दों में कहें जैसे हम लिख देते हैं f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अगर ये मैं x की जगह पे a रखता हूं तो f of a इज a स्क्वायर प्लस 5। तो जो a स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू है वो इस सेट b में जरूर होनी चाहिए। f b स्क्वायर प्लस 5 की भी और c स्क्वायर प्लस 5, यानी इस सेट में फॉर कंपल्सरी a स्क्वायर प्लस 5, b स्क्वायर प्लस 5, c स्क्वायर प्लस 5 तो होने ही चाहिए। उसके अलावा कुछ और भी हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये होने चाहिए। यानी एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव इमेज। ऐसा ना हो कि मैं यहां वैल्यू पुट करूं और इसके अंदर ये c स्क्वायर प्लस 5 हो ही ना, c की वैल्यू ना हो, तो वो इसको हम फिर फंक्शन नहीं कहेंगे, फिर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर है बात? दूसरी बात, सेकेंड, जो ये इमेज है, एवरी एलिमेंट जिनकी सभी की इमेज थी, हर एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट मस्ट हैव यूनिक इमेज। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि a की वैल्यू a स्क्वायर प्लस 5 है और a की वैल्यू b स्क्वायर प्लस 5 भी है। नो, ऐसा ये हो सकता है कि b की वैल्यू भी a स्क्वायर प्लस 5 है। दोनों के लिए ये तो यूनिक है, इसके लिए भी यूनिक है, इसके लिए भी यूनिक है। तो अगर ये दो कंडीशन कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई कर दे तो वो रिलेशन फंक्शन बन जाता है। अगर ये इनमें से कोई एक भी चीज रह जाए तो वो रिलेशन ही रहेगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो आपके जो सिलेबस के अंदर है, फंक्शंस के अंदर ओनली 2 टाइप ऑफ फंक्शंस आर देयर। वन इज on1 एंड अनदर इज on2। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन दो फंक्शंस के साथ रिलेट करते हुए कंसेप्ट और क्वेश्चंस ये आपको आने चाहिए। वन फंक्शन क्या है? वन फंक्शन कहता है एक एलिमेंट और एक एलिमेंट के साथ ही जुड़े। यानी अगर मेरे पास ये सेट A है, ये सेट B है, यहां पर एलिमेंट 1 2 3 4, यहां पे A B C D E F, 1 जुड़ गया B के साथ, 2A के साथ, 3C के साथ, 4D के साथ। हर एलिमेंट एक के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए नाम से ही बन गया वन फंक्शन। यानी किसी एक एलिमेंट की, किन्हीं दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं हो सकती, क्योंकि आपको मालूम है एक की दो तो होंगे ही, हो ही नहीं सकती। किसी एक एलिमेंट की दो इमेज तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो फिर फंक्शन ही नहीं रहेगा। दो एलिमेंट की भी अगर एक इमेज हो सकती थी, लेकिन इस केस में दो एलिमेंट की भी एक इमेज नहीं हो सकती। हर एलिमेंट की एक सिंगल अलग अलग इमेज होगी सभी एलिमेंट्स की। तो ये क्या होगा? वन फंक्शन। इन दिस केस ये जो वन फंक्शन है ये वन इनटू फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट्स बच गए हैं। और अगर बाई चांस ये दोनों एलिमेंट ना होते, जितने एलिमेंट इधर और इतने ही एलिमेंट इधर, तो ये जो फंक्शन हो जाता, ये हो जाता वन ऑन टू, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता। तो ऑन टू का मतलब भी समझ लीजिए, ऑन टू फंक्शन। भाई मैंने वन में कहा, जैसे फंक्शन में हमने डिफाइन किया था भी डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ना हो। तो ऑन टू के अंदर उल्टा है,
कि आपके कोडोमेन में यानी इस सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी प्री इमेज ना हो, यानी यहां से कोई ऐसा एलिमेंट ना बचे, जैसे इस केस के अंदर 1 ये ए बी सी डी। अब ए की प्री इमेज है, बी की भी होनी चाहिए, सी की भी होनी चाहिए और डी की भी होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। अब आप क्लैरिटी से समझिए, अगर इसमें कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, अब ये तो पक्की बात है कि यहां से अगर एलिमेंट नहीं बचा तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑन टू। अब इधर जो है, क्या इधर बच सकता है भाई? इधर तो बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ही नहीं बच सकता, तो ये जो हो गया आपके पास ऑन टू। ठीक है, अब ये अगर बाई चांस सिंगल एलिमेंट के साथ ही जुड़ा है तो ये है 1 1 एंड ऑन टू, यानी बाइजेक्टिव। और अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि भाई यहां पे एलिमेंट्स ये थे और ये जो 2 था ये भी इस ए के साथ जुड़ा हुआ था, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। यस, इट इज पॉसिबल। तो यहां पर 3 एलिमेंट थे, अगर 4 एलिमेंट थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस फंक्शन का नाम अब क्या हो गया, मैनी वन ऑन टू। ऑन टू मैनी वन भी बोल सकते हैं, मैनी वन ऑन टू भी बोल सकते हैं। क्लियर है बात? ये हो गया ऑन टू फंक्शन। तो आप किसी भी फंक्शन को अगर हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, तो हम कैसे चेक करते हैं? लेट्स हैव वन एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। ओके, एग्जाम्पल लेकर के अंडरस्टैंड करते हैं तो 1 1 और ऑन टू को चेक कैसे करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है, लेट ए इज एक सेट है जिसमें से सेट ऑफ रियल नंबर्स है लेकिन 3 इज नॉट देयर इन दैट सेट। बी एक ऐसा सेट है जिसका रियल नंबर्स का सेट है लेकिन उसमें 1 नहीं है। कंसिडर दी फंक्शन, ये क्योंकि अभी ऐसे देखो, अगर x 3 हो जाता तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं रहता, डिफाइंड बाय दिस। कहता है चेक करो ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है या नहीं है। तो हम 1 1 के लिए चेक करते हैं, पहले चेक करते हैं 1 1 टू चेक। हमने क्या, लेट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। दो वैल्यूज उठा लिया हमने, x1 और x2। अगर f of x1 x2 के बराबर ले लिया हमने तो वैल्यू पुट करते हैं, यहां पे आ गया x1 माइनस 2 बाय x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 बाय x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट हैज कम एज x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई किया, x1 इंटू x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 एंड प्लस 6। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब x1 को एक तरफ और x2 को एक तरफ ले आते हैं, ये आ गया माइनस 2x2 प्लस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 3x1, x2 इज इक्वल टू x1। भाई अगर f of x1 f of x2 के बराबर है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब x1 x2 के इक्वल हो, यानी इसकी एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। ठीक है जी, सो इट इज 1 1। यहां तक तकरीबन बच्चे जो कहते हैं सर 1 1 में हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है जितनी हमें किसी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करने में प्रॉब्लम आती है। तो नाउ लेट्स चेक ऑन टू कैसे देखते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। बट एक बहुत क्लियर बात मैं आपको सभी को बता दूं, जब तक आप इन क्वेश्चंस को 2-3 बार अपने हाथ से लिख करके नहीं देख लेते हैं, एग्जामिनेशन में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है टू राइट इट। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि कम से कम 2-3 बार अपने हाथ से इनको लिख करके देखें। ठीक है, अब चेक करना है कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो जो भी f of x है उसकी जगह पे रख दीजिए y और इसको सॉल्व कीजिए। yx माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। इस माइनस 3y को उधर और इस x को इधर, yx माइनस x इज इक्वल टू 3y माइनस 2। x कॉमन, y माइनस 1 3y माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब there is such a x
जिसमें y कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, यानी ये बात हमारी क्लियर है, वही एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो अब हमने क्या करा कि f ऑफ x किसके इक्वल है, f ऑफ x है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 के। मैंने इस x को यहां पुट किया, तो x हमारे पास ऐसा है, तो पुट करते हैं, क्या आया 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 1। पुट करने से पहले एक चीज और, हो सकता है इस x की वैल्यू 3 आ जाए, तो वो भी तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि x तो 3 हो नहीं सकता। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये 3 हो सकता है। लेट इफ पॉसिबल 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 3y माइनस 3, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3, नॉट पॉसिबल। भाई कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, यानी इसकी वैल्यू कभी 3 भी नहीं आएगी। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी क्लियर है माइंड में। तो ये आ गया हमारे पास 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2 अपॉन 3y माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1, दैट इज y अपॉन 3, it is minus 3, that what I am looking, minus 3y plus 3 and yes 3y minus 2 और y minus 1। तो हमने पुट किया, ये आ गया आपके पास 3y minus 2 minus 2y plus 2, और यहां पे आ गया 3y minus 2 minus 3y, ये कैंसिल और ये कैंसिल, y by 1 दैट इज इक्वल टू y, और y वापस ऐसे ही वैल्यू आ जाए, इट मीन्स इट इज ऑन टू, खत्म बात। तो फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील होती है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि सर अभी भी ये प्रॉब्लम रह रही है। टिल देन थैंक यू वेरी मच।